देखो ध्यान से अब सुनना, हम क्या कह रहे हैं। अब बात मत करो भैया। कल हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रकाश का अपवर्तन। देखिए चैप्टर का नाम है, यहाँ से एक प्रश्न आता है, अब 1 नंबर में ही आता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। देखो ये रिफ्रैक्शन, ये है ऑफ लाइट। मीनिंग जरा मिला लो भैया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का क्या अपवर्तन। रिफ्लेक्शन माने परावर्तन और रिफ्रैक्शन माने अपवर्तन। देख लो रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन था, यहाँ रिफ्रैक्शन है ना, वहाँ परावर्तन है, यहाँ अपवर्तन। आपको बताए थे परावर्तन का मतलब आए, टकराए और टकरा के क्या हो, लौट जाए। जहाँ से आई है उसी माध्यम में क्या हो जाए। जैसे कांच पे कोई प्रकाश का किरण आया, उस कांच से टकराया, टकरा के वापस उसी जगह पे क्या होता है, लौट जाता है, क्योंकि पीछे जाने का कोई चांस नहीं है। पीछे तो कलई है या लकड़ी लगा रहता है। आपने देखा है दर्पण, जब आप देखते हो, कांच देख के आते हो तो कांच देखते हो, आप अपना चेहरा देखते हो तो पीछे क्या लगी होती है, लकड़ी, और उसकी के पीछे लेप लगा रहता है, तो पीछे तो जाने का चांस नहीं। आया, टकराया, टकरा के क्या हो गया, लौट गया वापस। ये जरूरी नहीं है कि कांच से ही परावर्तन हो। आप अगर चिकना कोई ले लेंगे सतह, चाहे जो चिकना सतह हो, जैसे यही बोर्ड चिकना है, अगर वाइट कलर की तरफ इसको कर दें तो इस पर भी प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो क्या हो जाएंगी, लौट जाएंगी। लेकिन उतना अच्छा नहीं लौटेंगी जितना अच्छा किससे लौटती हैं, कांच से, क्योंकि कांच एक अच्छा परावर्तक पृष्ठ है। कांच से एकदम अच्छे से आपका चेहरा दिख जाएगा। जैसे लेकिन स्टील में भी परावर्तन होता है। जैसे टाठी ले लो आप या चम्मच ले लो और अपना चेहरा देखो तो देख सकते हो, दिखेगा उसमें, लेकिन इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना अच्छा किस में दिखेगा, कांच में। और दूसरी बात, आज जाके प्रैक्टिकल करना, मैं आपको कई बार बता दिया हूँ। चम्मच लेना, जिस तरफ गहरा रहेगा, थोड़ा बड़ा वाला चम्मच लेना, जिस तरफ गहरा रहेगा उस तरफ एक बार देखना, और जिस तरफ ऐसे उठा हुआ रहेगा एक बार उस तरफ देखना। जिस तरफ उठा रहेगा ना उस तरफ आपका मुंह छोटा दिखेगा, और जिस तरफ धंसा हुआ रहेगा उस तरफ आपका मुंह बड़ा दिखेगा। ये दोनों प्रकाश के परावर्तन की घटनाएं थी न। एक था उत्तल दर्पण, एक था अवतल दर्पण। उभरा हुआ उत्तल था, धंसा हुआ अवतल था, और एक समतल, जानते ही हो। तो दर्पण कितने प्रकार का आपने देख लिया, 3। इधर आ जाओ नीलेश, आगे जगह है ना, इधर बैठ जाओ आराम से। नहीं है तो फिर निकाल लो, आप बिछा लो। देखो तो समझ गए कि नहीं, बोलो बोलो, समझ गए आप। सबको समझ में आना चाहिए, तुमको भी समझ में आना चाहिए गधा। लड़के, हम लगम मारे वहाँ गिराए कि तो हैं, तो उनके बिछावे जब तू इधर देखा, हम यहाँ बैठाए दे वहाँ, तब शांति से सुना। हाँ, तो प्रकाश का परावर्तन कांच से होता है, चम्मच से भी होता है। जरा तुम बताओ, चम्मच का जो उभरा हुआ, चम्मच में 2 तरह होगा, एक तरफ उभरा होगा, एक तरफ धंसा। तो उभरे को क्या कहोगे, उत्तल की अवतल, उत्तल, गुड। और धंसे हुए को अवतल, हाँ ठीक है, ऐसे रटते रहो। उभरे हुए भाग को उत्तल और धंसे हुए भाग को, ये पढ़ा दिए थे। इसकी घटनाओं को भी आपको पढ़ा दिए थे। अब हम लोगों को आज पढ़ना है, जैसे देखिए इसकी घटनाएं क्या थी। उत्तल दर्पण जो था इसका उपयोग 2 जगह हम करते थे। पीछे देखने के लिए, जो आप गाड़ी चलाते हो आर्टिका, उसमें कांच लगा है। पीछे की गाड़ी देखने के लिए उसमें जो दर्पण लगा है, कौन सा दर्पण लगा है, उत्तल दर्पण लगा है। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण ना, क्योंकि वो कहाँ के वस्तुओं को दिखाता है। जो बाइक चलाते हो, बाइक में कहाँ देखते हो, कांच लगा होता है 2 ठू, उसमें कौन दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि वो पीछे की वस्तुओं को छोटा दिखाता है। उत्तल दर्पण का काम होता है पीछे की वस्तुओं को क्या दिखाना, छोटा दिखाना। बड़ा ट्रक रहेगा तो क्या होगा, उसको किसका कैसा दिखा देगा। अब पता चला, सोचो अवतल क्या करता है, छोटे को क्या कर देता है, बड़ा। अब जैसे ये दाढ़ी है ना, अगर हमको अवतल में देखना हो तो सेवई देखे हो,
सेवई के बराबर दिखेगा। अब सोचो अगर दो चक्का कोई लेके आ रहा हो और तुम अवतल लगा लो अपने गाड़ी में, तो दो चक्का वाला आदमी कितना बड़ा दिखेगा? हाथी बराबर दिखेगा, ट्रक के बराबर दिखने लगेगा, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? तो यानी जितना बड़ा व्यक्ति है उससे छोटा इमेज बनेगा, तो कई बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर लेगा। पीछे से कितनी गाड़ी आ रही है सब कवर हो जाएगा। ये याद रखना, पूछता है प्रश्न कि जो साइड मिरर होता है, साइड माने पीछे, साइड माने बगल और मिरर माने दर्पण, बगल की या पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए वाहनों में कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? जहाँ हमको किरणों को सिकोड़ना हो। जैसे टेबल पे बैठ गए आप, रात को बैठे हो तो आप चाहते हो केवल किताबें पे प्रकाश गिरे, तो क्या लगा दोगे? अवतल। अवतल क्या करता है? एक ही जगह किरण को क्या करता है? गिराता है। और बताए थे, इसको और अच्छे से देखना हो तो सब देख लेना, बहुत अच्छे से बता दिए हैं। अवतल में पूरा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, एक ही सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, उत्तल में दोनों प्रतिबिंब आभासी बनते हैं, छोटे बनते हैं और सीधे बनते हैं। आज जो हम लोगों का टॉपिक रहा है अपवर्तन, कल बता दिए थे अपवर्तन के विषय में। अब प्रकाश का परावर्तन तो आया, जैसे मेरे हाथ पे आया, टकराया और टकरा के क्या हो गया? लौट गया, लेकिन एक ही माध्यम में हुआ। और अपवर्तन दो माध्यमों में होने वाली घटना है। कितने माध्यम में? वायु ही होगा, मान लो दोनों माध्यम हवा ही हो, लेकिन एक जगह की हवा ठंडी होगी थोड़ा और एक जगह की हवा क्या होगी? गर्म होगी। अपवर्तन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा दो ही माध्यम में हो। सुनो, कुछ लोग ये पढ़ाते हैं कि अपवर्तन की घटना दो माध्यमों में होती है। हमेशा दो माध्यम में हो जरूरी नहीं है। आपको तारा टिमटिमाता हुआ दिखता है? बताओ, यहाँ से लेके तारे तक हवा भी है, पानी भी है, केवल हवा है? कहाँ पानी मिल रहा है? आकाश में आपको जाते समय कहीं पानी दिख रहा है? नहीं। तो तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई इसलिए पड़ते हैं क्योंकि आकाश में कई लेयर हैं। एक को कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल। ये है क्षोभ मंडल, जिस मंडल में हम लोग रहते हैं उसका क्या नाम है? उसके बाद है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इसी बहिर्मंडल में होते हैं तारे। आप खड़े हो यहाँ, आप खड़े हो यहाँ, आप किसको देखना चाहते हो? तारों को देखना चाहते हो। ठीक, ये ऊपर देख रहा है वो, समझो इधर तारा है। लेकिन आपको बता दिए हैं कि जब अपवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या होती हैं? विचलित हो जाती हैं, यानी हट जाती हैं या सट जाती हैं। अभिलंब की से दूर हट जाएंगी या अभिलंब के पास सट जाएंगी। ये डिपेंड करता है माध्यम के ऊपर। किसके ऊपर? अगर माध्यम पहला वाला सरल है न, और सरल मतलब विरल, अगर पहला विरल है और दूसरा सघन है तो सट जाएगा, और अगर पहला सघन है और दूसरा विरल है तो दूर हट जाएगा। ये बता दिए थे कल दोनों माध्यम। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसकी कुछ घटनाओं को आपको दिखाए थे। जल में, कांच के ग्लास में आप रख लो जल और जल में डाल दो पेंसिल को, कल दिखाए भी थे। पेंसिल टूटी हुई या टेढ़ी दिखाई पड़ेगी। ये कौन सी घटना है? प्रकाश के अपवर्तन। सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त के कुछ समय बाद, जैसे सूर्य उदय हुआ, उसके उदय नहीं हुआ, उसके कुछ पहले ही सूर्य का दिखाई देना, लाल लाल दिखने लगता है। सूर्य नहीं निकले रहते उसके पहले ही लाल लाल क्या होने लगता है। और जब सूर्य अस्त हो जाते हैं उसके बाद भी, अस्त होने के बाद भी कुछ टाइम तक क्या दिखता है? आकाश। हाँ, तो ये किसका अपवर्तन है? वायुमंडल का, प्रकाश न। दूसरा, दो अपवर्तन बता दिए। तीसरी घटना देखो, सूर्य का हो गया, पेंसिल का टेढ़ा हो गया। अगर कांच के सामने ऐसे तीली लगा लो और कांच का ग्लास ले लो, बिना पानी भरे उसके सामने से तीली लगा लो ना, तब आप देखोगे तीली इस तरफ दिखेगी। जैसे ही कांच के ग्लास में आप पानी डालोगे, ऐसे ही रखे रहो, ये तीली क्या होगी? पलट जाएगी। अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो आपको बीकर कहीं मिल जाएगा, बीकर कांच का, वो बड़ा होता है थोड़ा सा। बीकर आपने देखा ना जिसमें टेस्ट किया जाता है, वहाँ होगा। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल में कुछ मिला के टेस्ट कोई करना हो टेस्ट ट्यूब में, तो वहाँ बीकर को लिया जाता है। इतना बड़ा होता है बीकर, माने चोंच नुमा होता है, ग्लास की तरह मोटा होता है थोड़ा सा। उसमें आप
तीली लगाना और फिर पानी डालना चालू करना, देखना क्या होता है, वो इधर उधर दिखने लगेगा। तीसरी घटना आपको बता दिया था। इसके बाद वाली घटना कि जल में जो वास्तविक गहराई है उससे कम गहराई में दिखना, जल का वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखना। जैसे मछलियाँ अगर तैर रही हैं 2 मीटर में तो दिखेंगी 1.5 मीटर में, जो भी मीटर दिखे अभी हम देख लेंगे उसको कैसे निकालेंगे, समझ गए। जैसे आप ये प्रैक्टिकल तो आपने पक्का किया है। जो इसमें मछली को पकड़ा होगा तो पहले क्या किया होगा, डांड बनाया होगा, पानी को पूरा निकाल दिया होगा, इस तरफ से उस तरफ तसला हाथ से। उसके बाद क्या किया होगा, घोंचाड़ दिया होगा चहला को पूरा ना, घोंचाड़ दिया होगा, फिर पकड़ा होगा हाथ डाल के, अच्छा पकड़ा गई, निकालो। और पता चला कभी कभी कोई डेढ़ा ओढ़ा पकड़ा जाता है, फेंक देते हो, तब आके हल्दी माठा पीते हो, याद है? अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपको याद होगा। मेरे गांव में तो उसके ऊपर केस भी चल रहा है ना। हाँ, मछली के चक्कर में मेरे गांव में क्या चल रहा है, केस चल रहा है। तो समझ गए। तो मछली खतरनाक है, मछली मारने में मान लो मछली है तब तो ठीक है, पता चला केकड़ा उकड़ा है तो पकड़ लेगा चौचक ना, कभी कभी काट भी लेता है। और एक मछली होती है सिंगी, मार देती है ना, परपराता है बहुत तेज पूरा। हाँ, समझ गए। तो यानी जब आप मारने गए होंगे, जैसे आप गड्ढे में हिलने गए होंगे तो ऐसा लग रहा होगा गड्ढा थोड़ा ऊपर, लेकिन जब पैर डाले होंगे सरक गए गप से ना, तब लगा अरे यार ज़्यादा गहिल रहा का। देखा है कि नहीं कभी? या अब यहाँ नहीं गए होंगे तो गंगा जी में कभी गए होंगे, ऐसा लग रहा होगा थोड़ा ऊपर दिख रहा है, लेकिन जब टंगिया इसे सोहरावत रखा हुआ, अच्छा रखा ही। कभी कभी आदमी क्या करता है, एक बैग सरक गया था गप से, तब पता चलता अरे बाप रे गिर गए। एक बार हम ही गए थे ना, ऐसे रख रहे थे, एक बैग क्या हो गए, सरक गए ना। जो नदी होती है, नदी के किनारे को घाट कहते हैं और समुद्र के किनारे को तट कहते हैं। समुद्र के किनारे को क्या कहेंगे, जो मुंबई है वो तट है, मुंबई जो है वो किसके, तट की किनारे, यानी समुद्र का अगर किनारा रहेगा तो उसको कहेंगे तट, और अगर नदी का किनारा रहेगा तो घाट। मुर्दा यानी आदमी जब मर जाता है तो उसको फूकने घाट पे जाते हैं, क्या कहते हैं, घाटे गहन, यानी नदी के किनारे जाते हैं तो इसीलिए उसको कहते हैं घाट। घाट और तट में अंतर यह है, तट एक समान होता है। तट क्या होता है, जैसे यहाँ से आप कहीं दूर तक चले जाओ ना तो कहीं एक बैग गहिल नहीं मिलेगा, लेकिन घाट में एक बैग गहरा होता है। जैसे आप जा रहे हो एक बैग घपाक से लिया जावे ना, ये गड़बड़ है। घाट और तट में यही अंतर है, समझ गए। ये जब हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी तब वहाँ देखेंगे, अगर विपिन सर पढ़ा रहे होंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। तो घाट और तट में अंतर समझ में आया। यानी समुद्र के किनारे को क्या कहेंगे, तट, और नदी के किनारे को घाट कहेंगे। तो आप जब कभी गहरा देखेंगे ना तो आपको जैसे समुद्र है गहरा इतना, मान लो कोई गड्ढा इतना गहरा है लेकिन दिखेगा थोड़ा ऊपर ही, तो ऐसा कभी मत करना। और एक और बताए हैं, अगर कांच का ग्लास ले लो, उसमें सिक्का डालो तो सिक्का जितना गहराई पे है उतना गहराई पे नहीं दिख करके बल्कि थोड़ा ऊपर। तो कितनी घटनाएं हो गई, अपवर्तन की सारी घटना याद रखना। तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का क्या होना, लाल दिखाई देना, यानी वायुमंडल का लाल दिखाई पड़ना। सूर्य नहीं निकले रहेंगे उसके पहले ही वायु दिखेगा, और अस्त हो जाएंगे तब भी लाल दिखेगा, ये दूसरी घटना। तीसरी, पेंसिल पानी में क्या दिखना, टेढ़ा देखना या टूटा हुआ दिखना। इसके बाद चौथी घटना, वास्तविक माने गड्ढे का वास्तविक गहराई से कम गहराई में दिखना, या मछलियों का वास्तविक गहराई से कम गहराई में दिखना, यानी जितना नीचे है उससे थोड़ा सा ऊपर दिख। पानी में डला हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर दिखना और बड़ा दिखना। तीली जो लिए हो, तीली माने अगर पानी डालोगे कांच के ग्लास के पीछे तीली लगा लो और पहले देखोगे तो वैसे ही रहेगा, जब पानी डालना चालू करोगे तीली क्या हो जाना, घूम जाना। ये सारी घटनाएं किसकी हैं, प्रकाश के। बोलो कोई दिक्कत नहीं। ये कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिए थे। अपवर्तन के ये घटनाएं आपको पक्का पूछता है ना। जैसे पेपर लिए हो आयुष, लाए हो कि नहीं, आज ले आओ जरा। देखो एक घटना दिया है वहाँ, अब कौन सा घटना दिया, अगर पढ़ा दिए होंगे तो अभी आप लोग बताओ, अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो कल आप बताओगे। लाओ तुम अब आइंस्टीन मत बनो, मुझे देखने दो। जब देखना है तो नहीं देखते हो, अब मैं मांग रहा हूँ तो देखना चालू कर दिए। देखो, प्रकाश की किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, अभी हम लोग नहीं पढ़े।
आगे आएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन माने होता है फैलना। सबसे ज़्यादा नीला रंग फैलता है, जिस वजह से प्रकाश क्या दिखता है, आसमान नीला दिखाई पड़ता है। तो ये पूछा है प्रकाश की किस घटना के कारण आसमान कैसा दिखता है। तो देखो एक घटना मिल गया, ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराओ मत। जैसे ही इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग यही पढ़ेंगे, तो देखो मिलेगा ऐसे ही। अब हो सकता है इस बार ये दिया है, अगली बार ये दे दे कि सूर्योदय तथा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, ये प्रकाश की कौन सी घटना है। परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण। अपवर्तन की घटना टिक करना रहेगा बस ना, 30 नंबर में टिक करना रहेगा। और ये दिया है फोकस दूरी, दिया है वक्रता त्रिज्या पूछा है। बताओ क्या सिंपल प्रश्न है। कह रहा है एक ध्रुव बीच की दूरी यानी वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो फोकस दूरी क्या होगी 10 सेमी। टिक करना है केवल 10। बताओ अगर आप पढ़े रहोगे, हम गारंटी ले रहे हैं, एक वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से अभी बताए हैं छोटा प्रतिबिंब देखना है। कौन सा दर्पण, उत्तल। देखो मिल गया कि नहीं, ध्यान से सुनोगे 3 प्रश्न लगातार आपका मिल गया केवल इसी लेक्चर से। आप सुनते रहो, मैं गारंटी ले रहा हूं कि एक प्रश्न अगर बाहर चला जाएगा तो आके मुझको कहना कि सर जी ये प्रश्न फंसा नहीं। पूरा 100 का 100 नंबर अगर आएगा तो 70 नंबर का पेपर रहेगा, एक प्रश्न आपके सिंगल प्रश्न पेपर से बाहर चला जाएगा, मुझे आके कह देना। सिंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से पढ़ते रहो बस आप ना। अभी लेंस तो पढ़ाया नहीं है, लेंस पढ़ा देंगे तो उसको भी आप कर लोगे। अभी फ्यूज तार आगे पढ़ाएंगे, ठीक। ये अब इतना था। एक लिंगी पुष्प आपको बता ही दिए थे कल। गुड़हल दिया है, सरसों दिया है, गुलाब दिया और पपीता, ठीक। इसको देख लें, हाँ पपीता, ये लो। अब लाओ, ये तो बता दिया अपवर्तन की घटनाएं और अपवर्तन किसे कहते हैं। अब हम लोग करना चालू करते हैं चेक पॉइंट ना। यह एक कांच का स्लैब है, वो मेरे पास कांच का स्लैब है नहीं, कांच का है। अगर आपको कहीं मिले तो ले आना। कांच का स्लैब कैसा होता है जानते हो, नीले नीले कलर का होगा, जैसे साबुन की टिकिया नहीं होती, साबुन की टिकिया नहीं देखे हो, साबुन, अरे चंदन साबुन आता था पहले, मेला साबुन। मेला और चंदन छोड़ो, आप लोग जो बर्तन घिसते हो, बर्तन घिसने वाला जो नीले कलर का साबुन होता है, बिल्कुल हाँ भैया हरा रहता है, मुझे नहीं नॉलेज है रंगों का, बस खत्म। हाँ, हरे कलर का जो साबुन होता है वो साबुन के बराबर होता है, टिकिया आता है, कांच का स्लैब होता है। वो आपको यहाँ था स्कूल में, अब किसी लड़कों के पास भी होगा ना, वो एकदम कांच का रहेगा, एकदम बढ़िया दिखेगा। उस पर जब लाइट जलाओगे ना, हाँ चल ऐसा रहेगा यार, ये साबुन की टिकिया जैसी इतना मोटा सा रहेगा। कभी कभी आप इसको देखे होंगे ना, डॉक्टर अपने पेपर ऊपर को दबा के रखते हैं। ये है कांच का स्लैब, ऐसे रहेगा। अगर ये स्लैब होता तो अगला यही दिया है, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, तब हम आपको दिखा देते थे, करने की जरूरत नहीं। उस पर जब हम क्या मारते जानते हो, लेजर लाइट। लेजर लाइट मारते ना तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, उस पर पड़ते ही लाल रंग इधर उधर घसक जाता। ये है, लेकिन अब मेरे पास है नहीं दिखाता आपको। हाँ कांच का स्लैब इतना बड़ा रहेगा, पूरा कांच का रहेगा, नीला नीला इतना बड़ा सा मोटा सा, जैसे साबुन की टिकिया होगी। हाँ सफेद कलर का है, ले आना कल ले आना, तो तब लेजर लाइट भी हम ले आएंगे, दिखा देंगे आप लोगों को, यहीं देख लोगे। ऐसे रहेगा, जब उस पर डालेंगे लाइट ना, तो जैसे ये लाइट इस पे पड़ेगा ना, यहाँ पड़ेगा, इसे दिखेगा, टेढ़ा टेढ़ा दिखेगा उसमें ना, एक सीधा नहीं जाएगा। जहाँ तक ये रहेगा इधर सीधा दिखेगा, जैसे ही इसमें घुसेगा ना टेढ़ा मेढ़ा जाना चालू कर देगा। समझ गए, ये हम कल दिखा। इस पार से उस पार डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि माध्यम क्या हो गया, चेंज हो गया। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश अपने मार्ग से क्या होती हैं, तो इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि विचलित हो ही जाए। जैसे ये लेंस लगाई है आँख में, ये लेंस से कोई प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती, यहाँ भी है, लेकिन ज़्यादातर प्रकाश का अपवर्तन के लिए यही कहा जाता है कि मार्ग से अपने क्या हो जाए, विचलित। अब हमको नहीं लगता कि अब अपवर्तन में इतना लेक्चर देने के बाद आपका प्रश्न छूटना चाहिए। कल भी हमने यही बताया था, आज भी यही बताया। अगर आपका अब छूट रहा है तो आप लोग गद्दार हो।
खुद गद्दारी कर रहे हो इसलिए आपको नहीं आता। बताओ 5 या 6 घटनाएं हैं ही, 5 घटनाओं को हम कल भी बता दिए, आज भी बता दिए। अब ये 6 घटनाओं को 2 बार बताने के बाद अगर आपका छूट रहा है फिर दिक्कत है। अगली बार जब हम पढ़ाते थे तो इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता था, बायोलॉजी भी पढ़ाना रहता था। इस बार विभिन्न सर पढ़ाने लगे हैं तो इस वजह से इस बार थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं एक टॉपिक को 2 दिन पढ़ा रहा हूँ। अब आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चेक पॉइंट कर रहे हैं। किसको? जरा आप देखो चेक पॉइंट क्या है। ये परीक्षा का पेपर है, ऐसे समझो ये परीक्षा में ऐसा ही प्रश्न बनेगा, इसी चेक पॉइंट से आता है हर साल। ठीक, चेक पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लेना। देखो चेक पॉइंट में दिया क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है बताओ। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। विचलित होने का सेंस या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएंगी या अभिलंब से दूर हट जाएंगी, या तो अभिलंब की तरफ सट जाएंगी या अभिलंब से दूर हट जाएंगी। ये बताएं, यही प्रकाश का क्या है? अपवर्तन है प्रकाश का। इसमें अगर आप इतना तो सब लिखेंगे, थोड़ा स्मार्ट आप बनना, इतना तो सब लोग लिखेंगे, यही आ गया मान लो, इतना तो सब लिखेंगे। लिख देना प्रकाश के अपवर्तन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखना, सूर्योदय के पहले तथा सूर्यास्त के बाद आसमान का जहाँ जिस तरफ सूर्य है वहाँ आसमान का क्या दिखना? लाल दिखाई पड़ना। तीसरा, तारों का टिमटिमाना, वास्तविक गहराई से कम गहराई, तालाब का वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखना। क्लियर? तीली माने तीली बना, कागज पे बनी हुई तीली जब बिना कांच डाले ग्लास के पीछे रख के देखते हैं तो इस तरफ दिखती है, जबकि हम कांच में पानी डालते हैं तो तीली अपने आप क्या होती है? घूम जाना। ये सब नहीं, ऐसे लिख 4 ही लिखना। तुम नहीं लिखने का, अगर ये वाला नहीं लिख पाओ तो 4 घटनाओं को लिख देना। 4 घटनाएं बहुत हैं, कोई नहीं लिखेगा इतनी घटनाओं को, और आप अच्छे से स्टार लगा के लिखेंगे ना, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, अगला देखिए, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। किस माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम। ये देखो ये आपतन बिंदु है। विरल माध्यम से जब आता है तो अभिलंब से दूर रहता है, और जब सघन माध्यम में जाता है तो इसको जाना चाहिए ऐसे ना, लेकिन ये माध्यम दूसरा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? सट जाएगा। कैसा हुआ? क्यों? आपको कल बताए थे, लड़का अपने माँ के साथ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अभी ये मान लो विरल है, विरल मतलब ये मैदान से आ रहा है। मैदान में लड़का रहेगा तो मम्मी को नहीं पूछेगा, अपना दूर दूर टहलता रहेगा। लेकिन जैसे ही वो कहाँ घुसेगा? जंगल में। तो बताओ मैदान ज़्यादा घना होता है कि जंगल? तो जो घना होता है उसको कहते हैं सघन, उसको क्या कहते हैं? और जो घना नहीं है उसको कहते हैं विरल। तो यानी मैदान में जब तक लड़का था तब तक कह रहा था, दूर दूर जा रहा था, मम्मी बुला रही थी, कह रहा चलिए आप, हम आ रहे हैं ना, दूर दूर अपना उछल कूद रहा था। लेकिन जैसे ही जंगल में घुसा लड़का डरने लगा। आजकल तो लोग भेड़िया से डर रहे हैं। अगर आप देखो आपके घर के लड़के अगर पढ़ रहे हो, छोटे लड़के जो 6-7 में पढ़ रहे हो, इतना तेज डर रहे हैं भेड़िया आ जाएगा काट लेगा। तो ऐसे ही समझो, जब वो कहाँ था? मैदान में, और जैसे ही कहाँ गया तो क्या हो जाएगा बताओ? लड़का अब क्या करेगा? माँ से दूर रहेगा कि जंगल में आने पे सट जाएगा? इसको समझो माँ, इसको समझो लड़का। जब तक लड़का मैदान में था दूर दूर था, जैसे ही मैं कहाँ गया, ये भगवान, ये फिक्स है, ये अडिग है, ये अभिलंब हम केवल समझाने के लिए कह रहे हैं, तो तुम लोग अपना दिमाग लगाते हो, ये हमेशा फिक्स रहेगा। समझ गए? हाँ चलो हो गया, समझ गए? विरल से सघन में जाने वाला बना दिए। इतना बना के आप छोड़ना मत। इसको लिख देना आपतित किरण, इसको लिख देना अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, ये आपतन बिंदु हो जाएगा। ये जो किरण है अभिलंब है, ये अपवर्तित किरण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण। ये पूरा लिख दोगे ना तो उसको लगेगा हाँ लड़का जानता है। इसको लिखना विरल माध्यम, इसको लिखना, इतना चित्र बना दोगे तो आपका 2 नंबर 3 नंबर जितने का रहेगा वो मिल जाएगा। बताओ ये बताए थे कल, ये इमेज बताए थे, हो गया। दूसरा भी प्रश्न फंस गया। तीसरा देखिए, नीचे दिए गए चित्र में
निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। आपतित किरण, यही चित्र बना है, चित्र बिल्कुल सेम बना है। अब बताओ इसमें आपतित किरण कौन है? आने वाली किरण को कौन सा किरण है? तो ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण। जो पूछा है यही बताते चलो। कहा है निम्नलिखित को बताइए। आने वाली किरण आपतित किरण। आगे और पूछा है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कौन है? ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। आपतित किरण हो गया। दूसरा आगे क्या कहा है? आपतन कोण। अब ये है अभिलंब, ये क्या है? अभिलंब। बात मत करो यार, अभिलंब है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण होता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन। अगर आपसे कोई आपतन कोण का परिभाषा पूछे बता लोगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते बता लोगे? सिंपल है यार, चित्र आपको याद रहे ना। अगर आपको चित्र याद है तो सब कुछ बता सकते हो। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, दोनों के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आगे अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ये है अपवर्तन कोण। इसे आर से दिखाते हैं। ये इसे आर से दिखाते हैं। ये कौन सा कोण है? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब अपवर्तन कोण का जरा परिभाषा आप बताओ। अभिलंब, ये अभिलंब है। ये क्या है? अभिलंब। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते। बोलो। अब आगे कहा है अभिलंब न जो सतह के साथ, जो प्रथम माध्यम और द्वितीय माध्यम के सतह के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ठीक, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला चौथा क्वेश्चन, तीसरा तक हम बता दिए। प्रश्न संख्या 4 देखो। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है या कम? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा तेज होगी कि सघन माध्यम में? देखो प्रकाश की चाल के बारे में हम कल बताए थे। यहाँ प्रकाश, अब प्रकाश की 3 घटनाओं को बताए थे। देखो ये 3, ये याद रखना तीनों। एक है चाल न, दूसरा आपको बताए थे तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य। और तीसरा होता है आवृत्ति। देखो चाल बदलता है और तरंग दैर्ध्य बदलता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लेवल से तो नहीं, लेकिन आने वाले जब कभी एग्ज़ाम आप दोगे तो वहाँ के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वहाँ पूछेगा प्रकाश का इनमें से कौन सा नहीं बदलता? चाल, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य? क्या नहीं बदलता? आवृत्ति कभी नहीं बदलता। जरा आपसे पूछा क्या है? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है या कम? जरा हम बता रहे हैं, जैसे हम बताएंगे आप बताना। अभी हम विरल और सघन, पहले ये बताओ आप विरल और सघन पहचानते हो कि नहीं? विरल और सघन माध्यम के अनुसार होता है। विरल और सघन किसके अनुसार होता है? माध्यम के अनुसार। जैसे हवा की बात करें, अभी नहीं बता सकते आप। हवा और पानी, हवा और पानी में कौन विरल है कौन सघन है? हवा कौन है? विरल है। और पानी? विरल कहने का सेंस है कि जो आपको हल्का दिखे और जो आपको भारी दिखे वो। जैसे पानी ले लें और कांच ले लें। अब ज़रा बताओ। कांच। अरे भैया कठोर कौन दिखेगा? पानी की कांच? कांच। तो माध्यम के हिसाब से हम बताएंगे कौन विरल है कौन। अगर ऐसे ही कोई पूछे आपसे कि विरल माध्यम किसे कहते हैं, सघन माध्यम,
तो आप कह देना पहले आप दो माध्यम दीजिए, तो हम बताएंगे कौन माध्यम विरल है कौन सघन है ना, कौन सा माध्यम विरल है कौन सा माध्यम सघन है। ये डिपेंड करता है दोनों माध्यमों के ऊपर। अगर हम इसी को चेंज कर दें, जैसे अभी आप कह रहे हो हवा क्या है, विरल है, और पानी क्या है, जरा हम इसको चेंज कर रहे हैं, देखो मोल्ड कर दे रहे हैं अभी, नहीं छोड़ो, यहाँ देखो विरल और सघन, आप ही बताएंगे। आप बताइए पानी विरल होगा कि कांच? विरल की बात कर रहे हैं, पानी विरल है कि कांच? पानी। पानी कठोर है कि कांच कठोर है? तो यानी विरल हो जाएगा पानी, पानी विरल होगा, और कांच क्या होगा? तो यानी कांच हो जाएगा सघन न। समझाने के लिए सब कर रहे हैं। अब बताओ, अभी आपने देखा कि एक जगह तो पानी आया कैसा, और यहाँ पानी क्या लिख रहे हो? क्यों? क्योंकि ये दोनों माध्यमों के ऊपर डिपेंड किया। माध्यम के हिसाब से हम दोनों माध्यम की तुलना करेंगे, ये नहीं कि अपने मन से कोई दिया और तुम कह दो कि ये सघन है ये विरल है, ये आप बता ही नहीं पाओगे। जैसे पेट्रोल और पानी ले लें, पेट्रोल और, तो पेट्रोल क्या है? विरल है, और पानी क्या है? सघन है। आप देखना पेट्रोल और पानी को जब मिक्स करोगे तो पेट्रोल पानी में एकदम ऊपर आ जाएगा, एकदम अच्छे से ऊपर आ जाएगा। हमने प्रैक्टिकल भी किया, आप देख सकते हो, वीडियो पड़ा है। पेट्रोल एकदम ऊपर आ जाएगा। आप क्या करना, और ये आपका पेट्रोल ख़राब भी नहीं होगा। जैसे आप पेट्रोल घर पे लाना, और जैसे बाइक में डालना हो तो ले लो, ख़रीद लो, और क्या करना, उसको पानी लेना, एक गिलास पानी में क्या करना, पेट्रोल को डाल देना, और उसके बाद हाँ उसके बाद उसमें पानी डालना, या चाहे जो करना, पहले पानी डालना या पहले पेट्रोल, पानी ऊपर, पानी नीचे रह जाएगा और पेट्रोल, और फिर आप चाहो ना तो आपका पेट्रोल ख़राब नहीं होगा। उस पेट्रोल को फिर से पलट लो, जहाँ तक पेट्रोल है उसको गिरा लो, उसके बाद पानी को फेंक दो ना। हमने जो प्रैक्टिकल, कुछ नहीं, हमने जो प्रैक्टिकल किया था, उस प्रैक्टिकल लड़के जो प्रैक्टिकल हमने किया था, उस प्रैक्टिकल में जो पेट्रोल ऊपर आया था उसको डिब्बे में फिर से पलट लिया था। हाँ वैसे ही वो ऊपर एकदम अच्छे से पलट जाएगा ना। आप कर लेना, 5-10 रुपये 20 रुपये का पेट्रोल लेना, ये करके देख लेना, एकदम अच्छे से वो ऊपर आ जाएगा। और पलट लेना, जहाँ तक पेट्रोल रहेगा उसको गिरा लेना, और जो पेट्रोल नहीं रहेगा उसको हाँ। और तेल पानी की तुलना में क्या होता है? विरल होता है। तेल भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तेल भी कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो यानी तेल और पानी में तेल विरल है, और पानी तेल नहीं निकाल पाओगे, पेट्रोल निकालो, क्योंकि तेल इतना ज़्यादा विरल नहीं है कि अलग अलग किया जा सके, और पेट्रोल इतना ज़्यादा विरल है कि दोनों में अलग अलग करना संभव है ना। अब देखो, अब यानी विरल और जो सघन माध्यम है ये डिपेंड करता है दोनों माध्यमों के ऊपर। माध्यम जैसा रहेगा, दोनों माध्यम जब तक नहीं दिया रहेगा आप विरल और सघन बता नहीं पाओगे। यही पूछा है कि विरल माध्यम और सघन माध्यम। लाओ देखें क्या प्रश्न दिया है, अब आप कर पाओगे। समझ गए? देखो, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल की अपेक्षा अधिक होती है या कम? अच्छा ये बताओ, ये विरल मानो हवा है और ये पानी, हम एक ही को उदाहरण ले रहे हैं। जैसे तुम हवा में हो और फिर पानी में घुस गए, तो एक बार हवा में खड़े रहो, खूब तेज़ धूप हो, बहुत तेज़ धूप हो, तो आप हवा में खड़े रहोगे तब आपको धूप तेज़ लगेगी, पानी में घुस जाओगे तब? हवा में रहोगे तब। यानी हवा में प्रकाश की चाल क्या है? ज़्यादा, और पानी में प्रकाश की चाल, यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। बताओ कर पाओगे? अपना दिमाग लगाना, एक बार हवा में सोचना, एक बार पानी में। हवा को मानना क्या है? विरल है, पानी क्या है? सघन है। तो हवा में रहने पे प्रकाश की चाल तेज़ रहेगी, अगर चाल तेज़ रहेगी तो आपको तेज़ कड़कड़ा के लगेगा पूरा ना, ऐंठ जाओगे। अगर गर्मी का मई वही जून ऊन रहेगा और आप 15-20 मिनट कोई खड़ा कर दिया, ऐसे करने लगोगे ना। और अगर पानी में चले गए तो कुछ टाइम आपको कम लगेगा वहाँ भी, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना कहाँ लग रहा था? हवा में। तो यानी हवा में प्रकाश की चाल तेज और पानी में प्रकाश की चाल कम। बता लोगे? ये बता दिए। अगला देखो, यानी ये याद रखना प्रकाश की क्या क्या बदलती है? चाल बदलती है और तरंग, यानी अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी बदल जाएगी और तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मतलब सिंपल भाषा में अभी समझो आप, दिखना, दूर तक। तो बताओ लाल रंग दूर तक दिखेगा कि नहीं?
लाल दूर तक दिखता है, इसीलिए ट्रैफिक सिग्नल किस रंग का बनाया जाता है? लाल रंग का। इसीलिए ट्रेन उरेन में लाल कपड़ा दिखाते हैं और हरा कपड़ा दिखाते हैं ना। अब एक चीज़ याद रखना, तरंग दैर्घ्य मतलब दूर तक दिखना। अच्छा ये बताओ, हवा में रहोगे तब अच्छे से दिखोगे कि पानी में चले जाओगे तब? ट्यूबवेल में कहो कूदत हो ही क्यों? ट्यूबवेल में अभी आप लोग कोई नहाने गए हो और कोई आदमी ट्यूबवेल के अंदर चला जाए, यानी पानी में चला जाए, ट्यूबवेल के अंदर नहीं, ट्यूबवेल में जो गड्ढा बना है उसमें कूद जाए नहाने के लिए, तब आप देखो उसको ना ऐसे झिलमिलाता दिखेगा, लेकिन हवा में खूब साफ दिखेगा। तो यानी इसमें इसकी क्या बदल गई? चाल भी बदल गई और तरंग दैर्घ्य बदल, लेकिन आवृत्ति बदलती, उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। समझ गए? ये है अगला। फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। जैसे गैस है, गैस बताओ जब लाल जलता है तब ज़्यादा तेज टाइट लगता है कि जब ब्लू जलता है तब? ब्लू। वही है उसकी क्या? आवृत्ति। एक सेकेंड में कितना तेज चल रहा है, उसका चलने का दर नहीं बदलता, वो तो पानी है कि उसको रोक दिया। जैसे हम इस चाक को उठा के खींच के मारें तो इसके चलने का दर तो वही रहेगा, लेकिन पानी ने इसके चलने के दर को तो हाँ वो अलग की चीज़ है। वेग तो वही रहेगा लेकिन आवृत्ति तो वही रहेगी लेकिन वेग बदल जाएगा। ठीक, हम वहाँ सीखेंगे। जब ध्वनि पढ़े थे आप लोग कि नहीं पढ़े थे? कुछ पता नहीं, घटिया कोचिंग में तुम लोग पढ़ लोगे और फिर बाद में आके मुझको ये बता दीजिए, वो रटने वाला चीज़ कर लोगे। वहाँ पढ़ोगे तो कोई पूछोगे नहीं क्या क्या है, कुछ नहीं, केवल पढ़ा दिए, रटवा दिए, खुश हो। रटना नहीं है। आप अगर रटोगे कोई चीज़ कर नहीं पाओगे। ये आवृत्ति यहाँ का टॉपिक नहीं, आगे हम सब कुछ बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये भी जब पढ़ाएंगे आप लोगों को ये भी बता दे रहे हैं। जब आपको क्या पढ़ाएंगे सुनो, जब आपको पढ़ाएंगे ये माने 7 रंगों में बट जाना ना, बेबग्योर। जब आपको प्रिज्म पढ़ाएंगे, प्रिज्म, जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वह 7 रंगों में क्या होती हैं? विभक्त हो जाती हैं। ये जब पढ़ाएंगे प्रिज्म की घटना, तब हम वहाँ दिखाएंगे आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है और चाल क्या होती है। ये सब पढ़ाएंगे वहाँ ना। सब टॉपिक अलग अलग है, एक जगह पढ़ाने से आप कंफ्यूज हो सकते हो। चेक पॉइंट 4 समझ गए? चेक पॉइंट 5वां देखो, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश कांच के स्लैब से गुजरता है तब निर्गत तथा आपतित किरण के बीच लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। निर्गत माने निकलने वाली किरण, आपतित माने आने वाली किरण। आने वाली किरण और निकलने वाली किरण के बीच का लंबवत दूरी क्या कहलाता है? पार्श्विक विस्थापन। निर्गत किरण और निर्गत यानी निकलने वाली और आपतित यानी आने वाली और निर्गत यानी निकलने, इसी को कहते हैं अपवर्त। आने वाली और निकलने वाली यानी आपतित किरण अपवर्तित किरण के बीच का जो लंबवत दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। समझ गए? कहीं दिया होगा, देख लो कोने में कहीं दिया होगा, निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच न लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। क्लियर? अब ये था पूरा टॉपिक, ये चेक पॉइंट आपको बता दिए। अब अगला टॉपिक आपका है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम जैसे वहाँ पढ़े थे ऐसे यहाँ भी पढ़ें। परावर्तन के 3 नियम थे। जब प्रकाश की किरणें न मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। उल्टा बोल दो, जब प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाती हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ये आपने प्रतिबिंब बनाने का 3 नियम सीखा था। और आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये भी पढ़ाया था। ठीक, वहाँ आप लोगों ने ये देख लिया है। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, वो तो प्रतिबिंब बनाने का नियम था। यहाँ हम लोग देखेंगे अपवर्तन के नियम। उतार लो तब।